इंग्लिश एकेडमी। आज के सेशन में हम रिवीजन करेंगे क्लास 10 के चैप्टर्स की डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस। तो हम ये दो पोएम्स आज यहाँ पर रिवाइज करेंगे। सबसे पहले डस्ट ऑफ स्नो। और सेशन शुरू करने से पहले आई वांट टू रिमाइंड यू दैट दो स्टूडेंट्स हु फील दैट इंग्लिश इज टफ एंड आपको स्कोर नहीं होता मार्क्स, तो आप हमारे कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिनके लिंक्स आपको कॉमेंट्स में मिल जाएंगे। डस्ट ऑफ स्नो चैप्टर की थीम है नेचर्स कैपेसिटी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूडिंग हाउ इट कैन ऑल्टर वंस एटीट्यूड एंड व्यू पॉइंट। नाउ इन दिस द पोएट टेल्स अस कि वैसे तो हम एक क्रो को और हेमलॉक ट्री को इनऑस्पिशियस मानते हैं, लेकिन इन दो चीजों ने उनके लिए एक पॉजिटिव रिजल्ट दिया और उन्होंने उनका मूड चेंज करके उसे हैप्पी बना दिया। तो पहले वो बहुत दुखी थे, लेकिन ये दो चीजों ने कुछ ऐसा काम किया जो कि हमें पोएम में पता चलेगा, जिससे कि उनका मूड हैप्पी हो गया। तो वो कहते हैं कि हमें हमेशा किसी चीज को इनऑस्पिशियस नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें भी हमारे लिए अच्छा साबित हो सकती हैं। तो चलिए अब हम अपनी पोएम को पढ़ते हैं और इसे समझते हैं। शॉर्ट सी पोएम है। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। तो यहाँ पे हमारे पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कह रहे हैं? जिस तरह से एक पेड़ पे हेमलॉक ट्री पे बैठे हुए कौवे ने मेरे ऊपर स्नो गेरी, उससे मेरे दिल में एक बदलाव आया और मेरा मूड बदल गया। पहले तो मेरा दिन बहुत रूड यानी कि रिग्रेटफुल था, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद मेरा मूड चेंज हो गया। तो ऑब्वियसली रिग्रेटफुल से चेंज होके उनका मूड हैप्पी हो गया। सो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं? द वे, जिस तरह से एक कौवे ने मेरे ऊपर स्नो की जो डस्ट है यानी कि हल्की हल्की जो स्नो हेमलॉक ट्री पर गिरी हुई थी, वो स्नो जब मेरे ऊपर उसने गिराई तो उससे मेरे दिल में एक चेंज आया और मेरा मूड चेंज हो गया। और वो दिन जिसे मैं बहुत रिग्रेटफुल समझ रहा था, उस दिन का कुछ हिस्सा चेंज हो गया, अच्छा हो गया और मेरा मूड भी बेटर हो गया। अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं। सबसे पहले तो इस पोएम की राइम स्कीम है A-B-A-B। क्रो और स्नो राइम कर रहे हैं, मी और ट्री राइम कर रहे हैं, हार्ट एंड पार्ट, मूड एंड ड्यूड। तो राइम स्कीम क्या है? A-B-A-B, C-D-C-D। नेक्स्ट इस पोएम में एंजैबमेंट यूज हुई है। एंजैबमेंट इज अ पोएटिक डिवाइस जिसमें एक ही सेंटेंस नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू होता रहता है एंड लाइंस के एंड में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता। सो दिस एंटायर पोएम इज एंजैब्ड बिकॉज only one single sentence is running through the entire poem. Next we can see alliteration also, that is the repetition of a consonant sound at the start of two or more consecutive words. Saved some, both these words are starting with s sound. This is alliteration. अब हम चलते हैं और देखते हैं इस पोएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, इमेजिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट फ्रॉम अ डस्ट ऑफ स्नो मेट लेंचो फ्रॉम अ लेटर टू गॉड and discuss the various ways nature can influence a person's mood. Create this conversation in not more than 120 words. So इसमें हमने एक डायलॉग राइटिंग, डायलॉग क्रिएट करना है और उन्होंने हमें एक बिगनिंग भी दी हुई है। लेंचो कहता है, एज अ फार्मर माई लाइवलीहुड डिपेंड्स ऑन नेचर एंड समटाइम्स नेचर कैन बी क्रूअल। लेंचो ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि नेचर में जब बारिश हुई और उसके बाद जब हेल स्टॉर्म आ गई तो उसकी पूरी फसल डिस्ट्रॉय हो गई, इसलिए वो नेचर को क्रूअल कह रहा है। तो अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट किस तरह से लेंचो को समझाते हैं और उसे एक सहजता देते हैं इस चीज के बारे में कि नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि कई बार नेचर की क्रूअल्टी में भी हमारा कुछ फायदा छुपा होता है। वो अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे कि किस तरह से क्रो और हेमलॉक ट्री, जिससे कि एक इनऑस्पिशियस चीज माना जाता है, उन्होंने भी उनका मूड अच्छा कर दिया था। तो वो एग्जाम्पल देते हुए हमने ये डायलॉग क्रिएट करना है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा लेंचो को समझाना है कि वो इस तरह से नेचर को बुरा ना समझे, क्योंकि नेचर भी कई बार हमारे मूड को अच्छा कर सकती है। ठीक है, तो इसमें आप डायलॉग क्रिएट करेंगे। डायलॉग का फॉर्मेट जैसे आपको पता है, एक बार लेंचो और फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उसके बाद फिर से लेंचो, उसके बाद फिर से रॉबर्ट। तो इस तरह से आप दोनों का एक कॉन्वर्सेशन क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पोएम इवोक्स अ सेंस ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट, जस्टिफाई। अब यहाँ पे सेंस ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब है कि हमें पोएम में बहुत सारे ऑपोजिट्स देखने को मिलते हैं।
पहले तो पोएम में ब्लैक एंड व्हाइट कलर भी देखने को मिलता है। ब्लैक कलर तो हमें क्रो से देखने को मिल रहा है जो काले रंग का होता है, और स्नो जो कि व्हाइट रंग की होती है। फिर हमें क्रो और हेमलॉक ट्री एक बैड ओमेन की तरह भी दिखाए जा रहे हैं। तो जब भी हम किसी बैड ओमेन या इनऑस्पिशियस चीज की बात करते हैं तो हम उसे ब्लैक कलर के साथ एसोसिएट करते हैं। फिर हमें इस पोएम में एक और ऑपोजिट देखने का मिल रहा है, वो है पोएट का मूड, जो कि पहले बहुत ही रिग्रेटफुल था और उसके बाद वो चेंज हो गया और वो हैप्पी हो गए। तो यहाँ पे भी हमें ऑपोजिट्स देखने को मिल रहे हैं। सो ये 3 इंस्टेंसेस आप इस आंसर में डिस्कस करोगे, किस तरह से पोएम में एक ब्लैक एंड व्हाइट की सेंस हमें दिख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, एज अ क्रो यू फील हाईली इंसल्टेड बाय द इनकरेक्ट परसेप्शन ह्यूमंस हैव अबाउट योर स्पीशीज। इमेजिन योरसेल्फ टू बी अ क्रो एंड राइट योर ओपिनियन अबाउट दिस प्रेजुडिस। मेक एन अपील फॉर ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप्स। तो यहाँ पे क्रो ने ये लिखना है कि किस तरह से उसे ऐसा लगता है कि 1 या 2 क्रोस की वजह से हमने सारी क्रो की प्रजाति को ही बैड ओमेन, इनऑस्पिशियस डिक्लेयर कर दिया है। तो वो उनको कितना बुरा लगता है और वो ये चाहते हैं कि ऐसा उन्हें कंसिडर ना किया जाए। तो इसमें हम उनकी फीलिंग्स को के बारे में लिखेंगे कि कैसे ह्यूमंस उन्हें बैड ओमेंस मानते हैं, लेकिन क्रोस को ये बहुत इलॉजिकल और हार्ट ब्रेकिंग लगता है और उन्हें बहुत होपलेस फील होता है इस वजह से। वो कहते हैं कि हमारा अगर ब्लैक कलर है इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनऑस्पिशियस हैं, और अगर डव्स वाइट कलर की हैं तो उन्हें गुड ओमेन, यानी कि आप कलर के बेसिस पर एनिमल्स में बायस कर रहे हो, एक डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। और इसी वजह से वो कह रहे हैं कि ये जो प्रेजुडिस है ये हर्टफुल है, और इसे हमारे पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने भी तोड़ा है, इस स्टीरियोटाइप को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने भी तोड़ा है, जब वो ये कहते हैं कि ये जो क्रो है और ये जो हेमलॉक ट्री है ये दोनों उनके मूड को अच्छा कर देते हैं। तो उन्होंने ये कोशिश की है हमारे माइंडसेट को चेंज करने की, और यही माइंडसेट चेंज करने की अपील यहाँ पे ये क्रो भी लोगों से कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स अ सिचुएशन इवोक्स बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज। एनालाइज दिस विद रेफरेंस टू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो एंड ब्रिंग आउट इनहेरेंट वैल्यूएबल लेसन्स। बेसिकली इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जब भी हमारे साथ कोई इंसिडेंट होता है, हमारा एटीट्यूड ही रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि ये कहता है कि वो इंसिडेंट हमारे लिए नेगेटिव था या पॉजिटिव था। तो पोएम में भी हमारे जो पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनका एटीट्यूड बहुत ही पॉजिटिव था टुवर्ड्स दिस इंसिडेंट। उन्हें अच्छा लगा जब उनके ऊपर स्नो की डस्ट गिरी, इसी वजह से उनका मूड चेंज हो गया, वो हैप्पी हो गए। और जब वो हैप्पी हो गए तो उन्होंने ये कहा कि जो क्रो और हेमलॉक ट्री है ये इनऑस्पिशियस नहीं है, क्योंकि इन्होंने इनके मूड में एक पॉजिटिव चेंज लाया था। तो इससे क्या पता चल रहा है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एटीट्यूड ही पॉजिटिव था, तभी उन्होंने इस इवेंट को अच्छा माना और वो थैंकफुल थे इस क्रो के और इस हेमलॉक ट्री के। तो जो हमारी परसेप्शन है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि हम किसी भी इंसिडेंट को किस तरह से परसीव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पोएट हैड सक्सीडेड इन गिविंग वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इन अ लाइट हार्टेड मैनर। व्हाट क्रिएट्स द डिजायर्ड इफेक्ट? हाईलाइट इट्स इंपॉर्टेंस इन प्रेजेंट डे लाइफ। अब देखिए, पोएम में पोएट हैज यूज्ड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल लैंग्वेज, and he has used very simple words to express his feelings, and simple language use करते हुए विजुअल इमेजरी यूज की है उन्होंने। हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि क्रो बैठा हुआ था ट्री के ऊपर और जब वो उड़ा तो स्नो गिरी हमारे पोएट के ऊपर। और इन सब चीजों के साथ ऐसे सिंपल वे में उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज दिया है हमको। वो इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि नेचर की जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी नेचुरल अक्रेंसेस हैं, उन्हें हम किस तरह से परसीव करते हैं, हम उन्हें पॉजिटिव समझते हैं या नेगेटिव समझते हैं, उसी तरह से हम अपना रिएक्शन उनकी तरफ देते हैं। अगर हमें अच्छा लगता है तो हम कहते हैं कि वो चीजें पॉजिटिव हैं और वो गुड ओमेंस हैं। अगर हमें नहीं अच्छा लगता तो हम कहते हैं कि वो अच्छे नहीं हैं। तो वो हमें इनकरेज कर रहे हैं टू एंजॉय द सिंपल थिंग्स इन लाइफ। वो हमें इनकरेज कर रहे हैं कि जो सिंपल सिंपल हैपनिंग्स होती हैं उनमें भी हमें खुशी ढूंढनी चाहिए। दिस इज अ पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट पोएम पर, फायर एंड आइस। इसके पोएट भी हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट।
अब ये पोएम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबॉलिकल पोएम है, इसमें सिंबॉलिज्म यूज हुआ है. फायर इज अ सिंबल ऑफ डिजायर्स, ह्यूमन डिजायर्स, एंड आइस इज अ सिंबल ऑफ हेट्रेड. सो यहाँ पे सिंबॉलिज्म, बहुत स्ट्रॉन्ग सिंबॉलिज्म यूज हुआ है टाइटल में ही. द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ ह्यूमन डिजायर एंड द इनएविटेबल एंड ऑफ द वर्ल्ड ब्रॉट ऑन बाय ईदर फायर, that is passion or desire, or ice, that is hatred or indifference, are the themes of this poem. So इस poem में basically रॉबर्ट फ्रॉस्ट यही कह रहे हैं कि डिजायर और हेट्रेड ये दो ऐसी क्वालिटीज हैं जो कि वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं. और ये पोएम उन्होंने लिखी थी 1920 में, जस्ट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1. एंड सो इस पोएम से हम ये भी इन्फर कर सकते हैं कि वो वॉर से रिलेटेड, वॉर के इम्पैक्ट से रिलेटेड ये पोएम लिख रहे हैं, जो कुछ उन्होंने देखा ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर. तो चलिए पोएम पढ़ते हैं. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great and would suffice. तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि कई लोगों का कहना है कि ये जो दुनिया है ये फायर यानी कि डिजायर से एंड होगी, लेकिन कई लोग कहते हैं कि ये दुनिया आइस यानी कि हेट्रेड से एंड होगी. फिर वो कहते हैं कि जो मैंने टेस्ट किया है यानी कि जो मैंने देखा है डिजायर के बारे में, तो मैं भी उन्हीं लोगों के साथ हूँ जो कि कहते हैं कि फायर से दुनिया एंड होगी. मीन्स मेरे को भी, पोएट को भी यही लगता है कि दैट डिजायर इज अ स्ट्रॉन्गर क्वालिटी which will destroy the world. But if it had to perish twice, means अगर दोबारा से इस दुनिया को खत्म होना होगा, तो मुझे नफरत के बारे में भी इतना पता है कि हम कह सकते हैं कि इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए आइस यानी कि हेट्रेड भी काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी ग्रेट है. वो इसे एक पॉजिटिव क्वालिटी मान रहे हैं और कहते हैं कि वो भी सफाइस करेगी यानी कि वो भी सफिशिएंट रहेगी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए. तो फाइनली एंड में वो ये कहते हैं कि हाँ, मेरे हिसाब से वैसे तो डिजायर स्ट्रॉन्गर है, लेकिन अगर दोबारा से धरती को खत्म करना हो तो नफरत भी काफी पावरफुल टूल है, काफी पावरफुल इमोशन है जिसके साथ हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. अब हम देखते हैं पोएम में क्या क्या पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं. पहले तो इसकी राइम स्कीम देख लेते हैं. पोएम की राइम स्कीम है ए बी सी बी. फायर एंड डिजायर, फायर ये राइम कर रहे हैं, ये हो गए ए. आइस ट्वाइस, आइस सफाइस ये राइम कर रहे हैं, ये हो गए बी. हेट एंड ग्रेट आर राइमिंग, दिस इज सी. सो दिस इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम. Then in this poem we get to see anaphora, when two or more than two consecutive lines start with the same word. Some say. So both of these lines are starting with the same word. This is anaphora. Then in this poem also we get to see enjambment. Many lines are continuing in the next line also. Many sentences continue in the next line without any punctuation mark in the end. So that is enjambment. Then we will say that poem में symbolism भी यूज हुआ है. Symbolism मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ. Fire is the symbol of desire and ice is a symbol of hatred. Then we get to see alliteration here also. इन दोनों words में first sound से शुरू हो रहे हैं. Favor, fire. This is alliteration. अब चलिए इसके important questions डिस्कस कर लेते हैं. पहला है extract based question. ये extract दिया हुआ है poem का और इसका पहला question है fill in the blank. When the speaker says that ice could also bring about the end of the world, he refers to dash as a means for destruction. तो यहाँ पे हमें ब्लैंक को फिल करना है. तो जब वो कहते हैं कि आइस भी वर्ल्ड को एंड कर सकती है, तो वो किस क्वालिटी की बात कर रहे हैं? यहाँ पर आप लिख सकते हैं हेट्रेड, इनडिफरेंस. ठीक है, इनमें से कोई भी वर्ड आप इस ब्लैंक में लिख सकते हैं, बिकॉज आइस का मतलब है हेट्रेड या फिर इनडिफरेंस. What does the speaker's alignment with those who favor ice suggest? So इसमें हम क्या लिखेंगे? The speaker's alignment with those who favor ice suggests that they have seen destruction due to hatred and lack of emotional connection.
मीन्स यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जो लोग कहते हैं कि आइस भी इस दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकती है, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने देखा है कि डिस्ट्रक्शन होती है नफरत की वजह से, लैक ऑफ इमोशनल कनेक्शन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द स्पीकर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय आइस? Indifferent, fearful, dismissive, respectful. Now this question is very tricky. अगर हम अपने एक्सट्रैक्ट पे जाएं तो एक्सट्रैक्ट में पोएट क्या कहते हैं? वो कहते हैं that for destruction ice is also great. अब यहाँ पे जो एडजेक्टिव उन्होंने यूज किया है great, इसका क्या मतलब है? मीन्स वो आइस को एक पॉजिटिव क्वालिटी मान रहे हैं, तभी वो कह रहे हैं आइस इज ऑल्सो ग्रेट। तो हम इसे क्या कहेंगे? इनडिफरेंट, फियरफुल, डिसमिसिव या रिस्पेक्टफुल? हमारी ऑप्शन डी रिस्पेक्टफुल सबसे नियरेस्ट है अगर हम उसे एक पॉजिटिव क्वालिटी मानते हैं, इसलिए हम क्या कहेंगे कि वो आइस के प्रति रिस्पेक्टफुल है, क्योंकि वो आइस को कहते हैं आइस विल ऑल्सो बी ग्रेट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कमेंट ऑन द पोएट्स यूज ऑफ लैंग्वेज इन दीज लाइन्स। किस तरह की लैंग्वेज यूज की है उन्होंने इन लाइन्स में? उनकी लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है और स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स उन्होंने यूज किए हैं इस एक्सट्रैक्ट में, और वो एक कॉन्वर्सेशनल टोन, जैसे हम किसी से बात करते हैं, कॉन्वर्सेशनल टोन में उन्होंने ये एक्सट्रैक्ट लिखा है। आगे चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोन ऑफ द स्पीकर कॉन्ट्रास्ट विद द सीरियसनेस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर जस्टिफाई। तो उनकी टोन तो हमने अभी डिस्कस की, बहुत ही सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है और एक कॉन्वर्सेशनल टोन है, बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज उन्होंने यूज की है। जबकि उनकी पोएम का जो सब्जेक्ट मैटर है वो बहुत सीरियस है, क्योंकि वो इस वर्ल्ड के एंड की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, और इस टॉपिक को उन्होंने बहुत ही सिंपल वे में बताया है। टॉपिक बहुत ही सीरियस है, गंभीर है, लेकिन उसे समझाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट फॉर द पोएट, व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर? हाउ इज इट सफिशिएंट टू ब्रिंग डिस्ट्रक्शन? सो यहाँ जो फर्स्ट पार्ट है ये तो हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड, इट स्टैंड्स फॉर इनडिफरेंस और कोल्ड बिहेवियर जिसे हम कहते हैं। अब हाउ इज इट सफिशिएंट टू ब्रिंग डिस्ट्रक्शन? सो इसमें हम ये कह सकते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने वॉर में ये देखा है दैट हेट्रेड और इनडिफरेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन वन कंट्री हैज हेट्रेड विद अनदर, स्पेशली नेबरिंग कंट्रीज। जब उनमें आपस में हेट्रेड होती है तो वो एक दूसरे के अगेंस्ट वॉर लड़ते हैं, और इसी वजह से वो कह रहे हैं दैट डिस्ट्रक्शन के लिए हेट्रेड एक बहुत ही पावरफुल इमोशन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायर एंड आइस वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1920, ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ वर्ल्ड वॉर वन माइट हैव इन्फ्लुएंस्ड द थीम ऑफ द पोएम। सो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है इस पोएम पर वर्ल्ड वॉर वन का। वर्ल्ड वॉर वन हुई थी 1914 से 1918 तक, और ये पोएम लिखी गई थी 1920 से। तो हमारे पोएट ने ऑब्वियसली वर्ल्ड वॉर में जो डिस्ट्रक्शन देखी, और उन्होंने जब कंट्रीज के बिहेवियर को एनालाइज किया, लोगों के बिहेवियर को एनालाइज किया, तभी वो इस क्रक्स पर पहुंचे कि ये जो दो इमोशंस हैं, आपका फायर एंड आइस, ये जो सिंबल्स उन्होंने इन्हें दिए हैं, यानी कि एक है डिजायर और दूसरा है हेट्रेड, उन्होंने ये रिजल्ट पे पहुंचे कि ये दोनों ही चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स हैं वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने में, और इस चीज पर वो वर्ल्ड वॉर वन को ही एनालाइज करने के बाद पहुंचे, और इसी वजह से हम कहेंगे कि वर्ल्ड वॉर वन का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है इस पोएम की थीम पर। एक और क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ योर क्लासमेट्स लाइक फ्रॉस्ट फील दैट मैन्स ग्रीड एंड रेज ऑफ हेट would lead the world to destruction. You feel that the fire and ice in mankind can be addressed to create a harmonious world. Write a speech for your classmates expressing your beliefs with respect to the poem. तो आपको स्पीच राइटिंग का फॉर्मेट यहाँ पर यूज करना होगा। स्पीच राइटिंग के फॉर्मेट में सबसे पहले आप सबको ग्रीट करते हैं, और फिर आप इंट्रोडक्शन देते हैं अपनी और अपने टॉपिक की, और आप उसके फॉर या अगेंस्ट बोलेंगे। उसके बाद आप अपना स्पीच का जो कंटेंट है वो प्रेजेंट करते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या करना है, आपने ये कहना है कि आपके क्लास में भी जो स्टूडेंट्स हैं, आपने उन्हें ये कन्विंस करना है कि आपके हिसाब से ये जो दो चीजें हैं इन्हें हम दुनिया से खत्म कर सकते हैं और एक हार्मोनियस वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं।
तो हम कैसे फायर एंड आइस को खत्म कर सकते हैं, वो आइडियाज हमने इस स्पीच में देने हैं। मीन्स आप इसमें ये कह सकते हैं कि हमने यूनिवर्सल ब्रदरहुड प्रमोट करना है, और आप ये भी आइडिया दे सकते हैं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द बाउंड्रीज ऑल ह्यूमंस आर वन, ऑल ह्यूमंस आर सेम। तो वॉर इज वेस्टेज, वॉर में कोई भी बेनिफिट नहीं होता, ये चीज हमें समझानी पड़ेगी सब लोगों को। और जब सब लोग ये ठान लेंगे कि हमने आपस में वॉर ही नहीं करनी, लड़ना ही नहीं है, तो दुनिया के डिस्ट्रॉय होने का सवाल ही नहीं उठेगा। तो ये चीज को एंड करने के लिए, फायर एंड आइस को खत्म करने के लिए, हमें लोगों को इस तरह से यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मैसेज लोगों में स्प्रेड करना पड़ेगा। उन्हें ये रियलाइज कराना पड़ेगा कि वॉर से जो डिस्ट्रक्शन होती है उससे घर तबाह होते हैं, फैमिलीज खत्म होती हैं। और ये सारी चीजें लिखकर आप अपनी स्पीच बना सकते हैं, और इसकी एक क्रिएटिव राइटिंग है, इसमें आप अपने आइडियाज भी डाल के एक बहुत ही इंप्रेसिव आंसर तैयार कर सकते हैं। सो ये तो था आज का हमारा टॉपिक, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस। हमने इन पोएम्स को रिवाइज किया, इनके पोएटिक डिवाइसेस डिस्कस किए और इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और एक बार फिर से मैं याद दिलाऊंगी, अगर आपको इंग्लिश का स्कोर इंप्रूव करना है, कमेंट्स में दिए गए लिंक्स पर जाकर आप हमारे कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।